नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है और आगे अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, पॉलिटी के जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, इसी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। अनुसूची हो गया, संविधान के स्रोत हो गए, संविधान संशोधन हो गया, आर्टिकल हो गए, है ना, संविधान के जो 22 भाग हैं, इन्हीं सब से प्रश्न आ रहा है। तो इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट आपके लिए रिवीजन करा दे रहे हैं। और मैं आपको सलाह देता हूं कि इस वीडियो को आप स्पीड करके देख लीजिए, तो आपका ज़्यादा समय बचत होगा। या आप स्पीड करके नहीं देखना चाहते, जैसी आपकी मर्जी है, आप उसे देखिए, लेकिन जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा एकदम समझिए हॉट टॉपिक है और कम समय में आपको रिवीजन अच्छा करा दूंगा और प्रश्न डायरेक्टली इससे आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है, पिछले साल भी मैंने कराया था। चलिए, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के संविधान के स्रोत। डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई है। तो पहले देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित जो राष्ट्रपति उस पर जो महाभियोग लगाएंगे, ये प्रोसेस हमने अमेरिका से लिया है। फिर विधि के समान संरक्षण, ये भी प्रोसेस हमने जो है आपका भारत के संविधान अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। संविधान की प्रस्तावना, ये भी हमने जो है अमेरिका से लिया है। उपाध्यक्ष का पद, किसी भी चीज़ का हम उपाध्यक्ष बनाते हैं, लोकसभा का या और भी चीज़ का हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाते हैं, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, ये सब प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। लिखित संविधान, ये सब सारी चीज़ें अमेरिका से अडॉप्ट की गई है। तो अमेरिका से क्या क्या ली गई मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन से बात करते हैं। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया, यानी कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, है ना। एकल नागरिकता जो हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, देखिए विधि के समान संरक्षण वो अमेरिका से लिए हैं, और विधि निर्माण प्रक्रिया आपका ब्रिटेन से लिए हैं। एकीकृत न्याय प्रणाली, ये भी हम एकीकृत न्याय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, ये लिया है ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल व्यवस्था वही हो गया, संसदीय प्रणाली में ही का एक पार्ट आ जाएगा, हमने अलग से लिख दिया है, कहीं आप कन्फ्यूजन ना हो जाए कभी कभी। तो ब्रिटेन से हमें देख लिया। जापान से बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल का जो ये हमारा व्यवस्था है, अनुच्छेद व्यवस्था, अनुच्छेद ये में ये है, ये में ये है, तो अनुच्छेद का व्यवस्था हमने जापान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी चीज़ें हमने जापान से ली गई है। आयरलैंड से बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हमने किससे लिया है, ये लिया है आयरलैंड से लिया है। ठीक है ना। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राज्यसभा में क्या करते हैं, 12 सदस्य क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, जो कि किसी विशेष क्षेत्र में, कला में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में, इन सबको वो क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं ना, 12 को। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम किसका, ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है इससे क्या क्या लिया गया। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से। समझ के बात को ना। संघ राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन जो होता है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता हमने किससे ली है, अमेरिका से ली है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इतना चीज़ क्लियर है ऑस्ट्रेलिया वाला। अब देख लेते हैं जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है। आपातकाल उपबंध के समय मौलिक अधिकार क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये चीज़ें हमने किससे ली है, ये चीज़ हमने ली है जर्मनी से ली, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी देश से हमने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका सोवियत संघ रूस से हमने क्या क्या लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत बार पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने, आपको पता है कि 42 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 42वां, उसके तहत इनको लाया गया था। और प्रस्तावना क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, प्रस्तावना न्याय में विचारधारा, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका लिया गया है सोवियत संघ रूस से लिया गया। ठीक है ना। तो प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा हमने कहाँ से ली है, ये प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। ठीक है ना। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा ये सोवियत संघ रूस से हमने लिया है, और पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया है।
कनाडा की बात करें, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये तीनों हमने संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, तीनों हमने कनाडा से लिया। फ्रांस की बात करें तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये सारे वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए, कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो ये आपकी जो थे संविधान संशोधन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अनुसूची वाला, ठीक है। अब भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो है शेड्यूल, उनको देखते हैं। टोटल 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल हैं? टोटल 12 शेड्यूल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला अगर बात करें तो पहला जो अनुसूची है इसमें क्या है? 28 राज्य एवं 8 यूटी का यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया पहले अनुसूची में। दूसरे की बात करें तो पदाधिकारी जो होते हैं उसके वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है शपथ ग्रहण की प्रक्रिया, तीसरा क्या है? शपथ ग्रहण की प्रक्रिया, ये आपका है, ठीक है ना, तीसरे में। चौथे में बात करें राज्यसभा में राज्यों एवं यूटी के लिए सीटों का विवरण है। समझ गए ना बात को? राज्यसभा में चौथा अनुसूची आपका क्या है? राज्यसभा में सीटों के लिए, राज्यों एवं यूटी के लिए क्या है? सीटों का वितरण है, ठीक है ना। और तीसरा आपका शपथ ग्रहण, दूसरा पदाधिकारियों को वेतन। सिंपल याद रखिए, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, ठीक है ना, और चौथा राज्यों एवं यूटी में सीटों का वितरण, ठीक है ना। पाँचवा आपका क्या है? SC ST के लिए अलग से प्रशासन व्यवस्था। पाँचवा आपका क्या है? SC ST के लिए अलग से प्रशासन व्यवस्था। छठा क्या है? ये आपका स्पेशल ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके लिए है, और स्पेशल क्षेत्र में, सभी जगह नहीं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो ST है उसके लिए अलग से प्रशासन प्रणाली है। पाँचवा क्या है? SC ST प्रशासन व्यवस्था है। छठा क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो ST के लोग हैं उसके लिए प्रशासन प्रणाली की व्यवस्था है। सातवां बात करें तो सातवां में आपका वही है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इन पर क्या है? कानून बनाना, अर्थात केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, कभी आ सकता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपका ये अनुसूची 7 में वर्णित है। समझ गए ना बात को? चलिए ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिए जो मैंने बोला, राज्य सूची में 61। भाषाओं का उल्लेख की बात करें तो 8वें अनुसूची में है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, अभी 22 है। मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ, अभी देखेंगे कि प्रारंभ में कितनी 14 भाषाएं थी। आपका बता देता हूँ मैं कि पहली जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा, अब इसको हालांकि देखेंगे सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी। ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। तो कितना हो गया? 14 1 15 हो गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब 9वां अनुसूची देखते हैं। 9वां जो अनुसूची है ये आपका, इसे प्रथम जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। वही बात करें 10वां जो संविधान संशोधन है, 10वां जो अनुसूची है उसमें दल बदल कानून से संबंधित बातें की गई है। 10वां जो अनुसूची है इनको जोड़ा कब गया? 10वां अनुसूची आया कब? तो जो 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में, और ये दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है ना। 11वां अनुसूची की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1992-93 में हुआ था। कब हुआ था? 1992-93 में हुआ था। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया, जिसमें जो है कितने 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायती राज में। और ये लागू कब से हुआ? पूछता है। लागू आपका 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। लागू आपका 24 अप्रैल 1993 से हुआ था पंचायती राज, ठीक है ना। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये भी 1992-93 में ही हुआ था, और यह नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ, और इसमें 18 विषय है नगर पालिका। कितने विषय? 18 विषय। तो ये चीज़ें आपको जो, तो अनुसूची भी हमने देख लिया, संविधान के स्रोत भी देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब संविधान में टोटल 22 भाग हैं, है ना, उसको हम देख लेते हैं क्योंकि पूछ लेता है डायरेक्ट ये। पहला भाग जो आपका है वो उनका विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उनका विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अभी हमने टोटल 12 अनुसूची को देखा था। पहले अनुसूची में क्या उल्लेख था?
28 स्टेट और 8 यूटी का उल्लेख था। उसी तरह भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताई गई है, ठीक है ना। और अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 1 से 4 तक। ऐसे पूछ लेता है कि भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 1 से 4 तक आएगा। अभी अनुच्छेद को अलग से हम देखेंगे, उसके लिए चिंता आप नहीं करिए, ठीक है ना। भाग 2 की बात करें तो यह नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से, और अनुच्छेद इसमें 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 की बात करें तो यह फंडामेंटल राइट के बारे में बताई गई है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित है। अनुच्छेद 4 की बात करें, भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 के क में आपको पता है, मैंने बोला भी था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो इनको अलग से रखा गया भाग के 4 क में, भाग के 4 क में इसको रखा गया। और अनुच्छेद यह है 51 के क, अनुच्छेद क्या है 51 का क है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क, और भाग 4 के क या 4 के ए बोल सकते हैं। अगर हिंदी में टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें क आएगा और इंग्लिश में ए आएगा। भाग 5 की बात करें तो संघ सरकार के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 5 संघ सरकार के बारे में बताया गया है, या संघ क्षेत्र बोल सकते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, ठीक है ना। और भाग 6 की बात करें तो राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, और ये आपका हो जाएगा 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, ठीक है। भाग 7 की अगर हम बात करें तो इनको निरस्त कर दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कौन से भाग को निरस्त कर दिया गया है, तो भाग 7 को। और अनुच्छेद इसमें 238 आता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 238 सिर्फ एक ही आर्टिकल इसमें आता है, अब इसको निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र में यूटी के बारे में इसमें बताया गया, यूटी यूनियन टेरिटरी के बारे में। भाग 7 के बारे में भाग 8 के बारे में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया, क्योंकि 7 को निरस्त कर दिया गया, 8 में आपका यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 239 से लेकर 42 तक, है ना। वही भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में आपके पंचायत के बारे में बताया गया। किसके बारे में, पंचायत के बारे में। अनुच्छेद इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद है पंचायत में, भाग 9। वही भाग 9 के क में जो है, अभी मैंने बताया था अभी आपको कि अभी जो आपका है नगर पालिका अभी आया था ना, अभी जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, 1992 और 93 में, उसमें क्या नगर पालिका को लाया गया और इसको भाग 9 के क में जोड़ा गया था, भाग 9 के क में जोड़ा गया था। और इसका अनुच्छेद कहाँ है, देखिए यहाँ भाग 9 का पंचायत, देखिए ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243 से लेकर 243 ओ तक। जब ओ खत्म हो गया तो ओ के बाद क्या स्टार्ट होता है, ओ के बाद पी आता है, तो 243 पी से 243 जड जी तक होता है। समझ गए ना बात को, 243 पी से लेकर 243 जड जी तक इसमें आता है। समझ गए बात को। अब भाग 9 के ख में बात करें तो देखिए एक संविधान संशोधन और हुआ था 97 नंबर का, जो CAA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में हुआ था। तो उसके तहत जो आपका है 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, उसके तहत सहकारी समिति जो है, सहकारी समिति को लाया गया भाग 9 के ख में, भाग 9 के ख में इसको जो है जोड़ा गया था। ठीक है, बात इतना समझ गए हैं। और अनुच्छेद अगर हम बात करें, अनुच्छेद अगर हम बात कर ले इसका, तो अनुच्छेद आपका क्या है 200, चूँकि जड जी तक यहाँ हो चुका है, जड जी तक क्या है हो चुका है, तो अब क्या आएगी, जी के बाद एच आएगी, तो जड एच से लेकर जड टी तक है, जड एच से लेकर जड टी तक। कभी कभी तो आपको ये पूछ देगा कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो खैर, तो आपको ये ध्यान रखेगा। तो भाग 9 के ख आप जो 97 नंबर का संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, उसी के तहत जो इनको लाया गया था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका भाग 10। भाग 10 में क्या आपका है, भाग 10 में आपका SC/ST क्षेत्र है। भाग 10 में क्या आपका SC/ST क्षेत्र के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद आपका 244 से लेकर 244A तक या क उसको बोल सकते हैं। समझ के बात को ना। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया। संघ और राज्य के बीच क्या है, संबंध बताया गया। जैसे होता है ना अंतर्राज्य परिषद गठन, अनुच्छेद 263, इसी सब के बारे में जो इसमें बताया गया। अभी आर्टिकल में देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि भाग 10 क्या है SC/ST क्षेत्र है, और भाग 11 क्या है संघ और राज्य के बीच के रिलेशन को बताया गया है। और अनुच्छेद इसमें क्या आ जाएगा
चूँकि 244 को यहाँ ख़त्म हो गया था, तो 245 से लेकर 263 तक है इसमें, यानी कि टोटल अगर देखें तो 9 आर्टिकल टोटल है भाग 11 में। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में बताया गया है। और चूँकि 263 यहाँ ख़त्म हुआ था भाग 11 में, अब 264 से स्टार्ट होगा, तो 264 से लेकर 300 को तक ये आपका भाग 12 का अनुच्छेद है। इसी में संपत्ति के अधिकार को हटाकर अलग से रखा गया था ना, आपको पता होना चाहिए 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, उसी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, कानूनी अधिकार उसको बता दिया गया और 300 के कम इसको रख दिया है, ठीक है ना। तो 264 से लेकर 300 को तक अनुच्छेद जो है ये आपका भाग 12 में वर्णित है। और टॉपिक क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 की अगर हम बात करें, भाग 13 में क्या आपका है, भाग थोड़ा इसको जूम करते हैं ना, भाग 13 में आपका क्या है, थोड़ा इसको हम इधर कर लेते हैं। भाग 13 में आपका है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 13 के अंदर क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। और इसका अनुच्छेद जो है 301 से लेकर 307 तक है। 301 से लेकर 307 तक आपका भाग 13 में अनुच्छेद वर्णित है। और टॉपिक क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 की बात करें तो इसमें वही यूपीएससी वाला जो बात है उसमें इसमें दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे कि आपका संघ के अधीन सेवाएं क्या हो गई, आपके यूपीएससी हो गई, आईएएस वगैरह, और राज्य के अधीन सेवा जैसे आपका बीडीओ हो गया, ब्लॉक लेवल का जो ऑफिसर होता है ना, ये सब आपका, तो उसी के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक ये आपका क्या है, भाग 14 का आर्टिकल है। और किससे संबंधित है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं, सिविल सेवाएं, ठीक है ना। और भाग 14 के क में जो है अधिकरण को जोड़ा गया है। भाग 14 क क्या है, अधिकरण है। और अनुच्छेद क्या है, 323 क से लेकर 323 ख तक। तो भाग 14 के क अधिकरण है, ठीक है। और भाग 15 की बात करें तो भाग 15 आपका निर्वाचन यानी कि चुनाव से, इलेक्शन से संबंधित है। समझ गए बात को ना। तो इनका अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक है। 324 से लेकर 329 में क्या है, निर्वाचन है, भाग 15। समझ गए बात को ना। 16 की बात करें, भाग 16, तो कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान है। कुछ वर्गों से संबंधित क्या विशेष प्रावधान है, जैसे SC ST OBC के लिए इसमें दिया गया, उसके आयोग की स्थापना करना, आरक्षण देना, लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से ये सब बात इसमें की गई है, आगे देखेंगे अभी। 330 से लेकर 342 तक इसमें जो है अनुच्छेद क्या है, वर्णित है भाग 16 में। तो भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 16 में 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 की बात करें तो हमारी राजभाषा से संबंधित है, और 342 यहाँ खत्म होता है तो 343 आएगा। तो 343 से लेकर 357 तक ये भाग 17 का आर्टिकल है। 343 से लेकर 357 यानी कि 15 टोटल 15 आर्टिकल इसमें है, ठीक है, जोड़िएगा। तो भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध है, क्या है, आपात उपबंध है। और अनुच्छेद 352 से 360 है। इसी में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल इसी सब में आएगा, अभी देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा। और भाग 16 में आपका क्या है, कुछ वर्गों संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 को अधिकरण, भाग 15 आपका क्या है, ये आपका है संघ और राज्यों का अधीन, भाग 15 निर्वाचन है, ठीक है ना। 14 के को आपका अधिकरण है और 14 आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है ना। चलिए अब भाग 18 की ये आपका 18 हो गया ना। भाग 19 की बात करें तो प्रकीर्ण के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 361 से 67। हालांकि ये सब आज तक कभी भी नहीं पूछा गया, आज तक देखे हैं हम, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको, है ना। और भाग 20 में बात करें तो संविधान का संशोधन है, एक ही आर्टिकल सिर्फ 368 इसमें है, ठीक है ना। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392 इसमें वर्णित है। भाग 22 की बात करें, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये आपका 393 से लेकर 395 तक इसमें आर्टिकल है। तो ये जो भाग 22 तक थे हमने आपको बताया, ठीक है ना। अब कोई देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम, अब आर्टिकल जो है उसको देखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। पहला देखिए, भाग 1 में आपके कितने आर्टिकल हैं, 1 से 4 आर्टिकल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या क्या आ गया है, भारत राज्यों का संघ है। आप सोच रहे होंगे ये क्या, ये पूछेगा, भाई बहुत बार पूछ चुका, हल्के में ना लीजिए, ठीक है ना।
अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या शामिल करना, कोई भी नए राज्य को प्रवेश करना, शामिल करना, ये आपका जो अनुच्छेद 2 में दिया गया। अनुच्छेद 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण और उनमें कुछ परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया। तो अनुच्छेद 1 क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या है कि नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 3 क्या है कि संसद उसमें कुछ है, उस राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है कुछ भी उसमें, ठीक है ना, कानून बना सकती है, कुछ उसका निर्माण कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 3 में। भाग 2 के नागरिकता में देखते हैं। इसमें देखिए एक ही इंपॉर्टेंट आपका है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ध्यान रखिएगा कि नागरिकता के संबंध में कानून सिर्फ कौन बना सकता है, संसद ही बना सकता है, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लिखा और हमने, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में आया, और इसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भाग 3 फंडामेंटल राइट में देखते हैं। अनुच्छेद 12 क्या है कि ये आपका डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 12 क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जो कि अमेरिका से हमने लिया था, अभी जस्ट हमने देखा था कुछ देर पहले। विधि के समान समानता, ये आपका अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। 15 में क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 15 में दिया गया। 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर, लोक नियोजन के विषय में अवसर, ये आपका 16 में दिया गया। 17 क्या है कि अस्पृश्यता का अंत है, जिसको छुआछूत का अंत बोल सकते हैं, यानी कि अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। 18 क्या है, उपाधियों का अंत, क्या है, उपाधियों का अंत यानी कि टाइटल जो लोग लेते हैं। अनुच्छेद 19 क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब इसमें क्या बहुत सारे क्लॉज जोड़े गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है 1922 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 19 से 22 में आता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि पूछ लिया जाता है कि 19 के डी में क्या है, 19 के ई में क्या है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर, तो इसको क्यों छोड़े, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के बी में क्या है, जब हम बोल पाएंगे अच्छे से तो हम शांतिपूर्ण कहीं खड़ा भी हो सकते हैं, तो शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता। जब हम अच्छे से कहीं शांतिपूर्ण एकत्रित हो जाएंगे तो भाई हम आसानी से वहाँ क्या कर सकते हैं, बहुत जब आसानी से हम मतलब इजीली हम शांतिपूर्ण कहीं एकत्रित खड़ा हो पा रहे हैं, तो हम सभा भी बना सकते हैं वहाँ पर, है ना, सभा भी बना सकते हैं, और उस सभा में किसी संगठन का नाम भी बना सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं नए नए संगठन, समझ गए ना। तो ये आपका 19 के सी में है। 19 के डी में बात करें, जब भाई हम संगठन वगैरह बना लेंगे, सभा वगैरह मतलब बना लेंगे, तो क्या होगा कि हम कहीं आने जाने भी लगेंगे, संगठन बनाएंगे तो क्या होगा भाई, हमें आना जाना आवागमन करना पड़ेगा ना, कहीं वहाँ पता चले आज इस संगठन का वहाँ हमें मतलब सम्मेलन करना है, वहाँ करना है, तो आवागमन की स्वतंत्रता आपका है, ठीक है ना। जब आवागमन आप करने लगेंगे मतलब आप क्या है कि भारत में कहीं भी आप रह सकते हैं। आवागमन करने मतलब आप जिधर मन तिधर चले जा रहे हैं, मतलब आप कहीं रह भी सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 के ई में आपका कहीं भी निवास कर सकते हैं। जब आप कहीं भी रह सकते हैं तो आप कोई भी व्यापार भी कर सकते हैं इजीली, है ना। तो ये आपका जो भी चीज़ है तो मैंने बताया। तो देखो इसको ट्रिक्स याद करिए। 19 के में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। जब आप अच्छे से बोल लेते हैं तो आप कहीं शांतिपूर्ण एकत्रित खड़ा भी हो जाएंगे। जब शांतिपूर्ण एकत्रित खड़ा हो जाएंगे तो आप सभा व संगठन भी बना सकते हैं। जब सभा व संगठन बना लेंगे तो क्या होगा, आप कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र भी हो जाएंगे। मतलब यहाँ आप सम्मेलन करेंगे, वहाँ सम्मेलन करेंगे, हर एक जगह आप संगठन का सम्मेलन करते रहेंगे। जब सम्मेलन करते रहेंगे मतलब आप भारत में कहीं क्या कर सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। जब आप भारत में कहीं निवास कर सकते हैं तो भाई आप व्यापार भी कर सकते हैं कहीं। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ये। अनुच्छेद 21 की बात करें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि राइट ऑफ लाइफ, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2 के तहत इनको जोड़ा गया था। समझ रहे बात हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 21 का ए जो है ये आपका क्या है, शिक्षा का अधिकार। क्या है ये, शिक्षा का अधिकार है, जो कि 2002 में आया होता, ठीक है ना। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है कि माता पिता को पढ़ाना है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या है, माता पिता को पढ़ाना है। और ये एक तरह से समझिए कि मौलिक कर्तव्य भी बन गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा गया था, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है, तो 2 आर्टिकल 23 और 24 में वर्णित है।
23 क्या है कि मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती। अनुच्छेद 24 क्या है कि 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको आप किसी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। समझ गए ना। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का राइट, है ना। ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है, 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 क्या है कि धर्म को मानिए, आप प्रचार करिए, है ना। आचरण, इस सब के आचरण के लिए आप क्या है, स्वतंत्र है, अनुच्छेद 25। वही 26 की बात करें तो आप धर्म को जब मान रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या थोड़ा सा मैनेजमेंट, जब धर्म को मान रहे हैं तो मतलब बहुत सारे लोग मान रहे होंगे, तो धर्म को मानने के लिए तो आपका कुछ मैनेजमेंट चाहिए ना अपने धर्म को अच्छे से चलाने के लिए, तो आप धर्म का मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं ना, अनुच्छेद 26 में। 27 की बात करें तो धार्मिक कार्यों पर कर ना देने की स्वतंत्रता। अब मान चलिए कि किसी विशेष धर्म के 500 लोग रहते हैं, उसमें से कोई सम्मेलन हो रहा है और उसको कोई व्यक्ति उसमें चंदा मांग रहा है कि नहीं आप इतना चंदा दीजिए, है ना, तो ये ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। जिसका जो मन होगा देगा, नहीं देने का मन है तो आप टैक्स उस ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो है धार्मिक कार्यों पर जो है, कहीं मंदिर में फंक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसमें हम पैसा देना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, अपना इच्छा दीजिए, नहीं तो ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते ना, टैक्स नहीं दे सकते। ये कहने का मतलब 27 का। 28 क्या है कि किसी भी सरकारी संस्थान में किसी विशेष धर्मों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई सरकारी अस्पताल है उसमें किसी विशेष धर्म के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। 29 क्या है कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक मतलब जो गैर हिंदू है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, माइनॉरिटीज़। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 30 क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 32 बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करते हैं। अच्छा, मतलब अनुच्छेद 32 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, इसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, ये ध्यान रखना है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस आर्टिकल 32 में वर्णित है। और आर्टिकल 32 जो है इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करते हैं 5 रिट जारी करते हैं। रिट क्यों जारी करते हैं, ताकि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए रिट जारी करते हैं। और हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए कि हनन ना हो, उसके लिए वो भी रिट जारी करते हैं, लेकिन अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करते हैं। वही हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करते हैं मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब ये 5 रिट कौन कौन से, इसको देख लेते हैं, ये पूछ लेता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यह क्या होता है, यह रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिन्हें लगता है कि उन्हें अवैध रूप से बंदी बना लिया गया, किसी को ज़बरदस्ती उठा लिया गया, बंद कर दिया गया, तो वो आवाज़ उठा सकता है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया ना, या क्यों हमें मारा पीटा जा रहा है, या जो भी है, तो ये उनके लिए ए रिट है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपका है परमादेश, क्या है, मैंडामस परमादेश। परमादेश क्या है, यह तब जारी होता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने ड्यूटी का पालन नहीं करता है। कोई भी पब्लिक ऑफिसर है ना, अगर वो अपने ड्यूटी का पालन सही से नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये रिट जारी किया जाता है, परमादेश नहीं, परम आदेश जारी कर दिया जा रहा है कि आप भाई काम क्यों नहीं अच्छे से कर रहे हैं, करिए बढ़िया से काम। अब आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। SC और HC मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट होते हैं अधीनस्थ, जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, है ना, उससे नीचे जो भी है, तो यह मामला आपके क्षेत्र से बाहर है, इस पर कार्रवाई ना करें। मतलब कि प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन नहीं, मतलब अब देखे होंगे कि ना प्रोहिबिटेड एरिया, कहीं स्टेशन पर जाते होंगे या कहीं और खंडर वगैरह भूतहा जगह, तो उसमें लिखा होगा प्रोहिबिटेड एरिया, डोंट एंटर इनसाइड इट। मतलब ये क्षेत्र जो है क्या है, प्रतिषेध है, मतलब आप अंदर नहीं जाइए, अंदर खतरा हो सकता है। तो वही यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मामला है, अगर उस मामले को उसके नीचे वाले कोर्ट अगर देख रहा है तो वो गलत है, तो उसके लिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रतिषेध नामक रिट जारी करता है। समझ गए बात को। अब उत्प्रेषण की बात करें, ये होता है सर्टियोरी आपका क्या होता है, जब अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा फैसला ले लेता है जो उनका अधिकार में नहीं है, उस समय SC HC रिट जारी कर सकते हैं, इसे रद्द कर देता है। मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा फैसला ले लिया, रूल बना दिया जो कि एप्रोप्रिएट है ही नहीं, है ना, या उसका अधिकार में वो है ही नहीं, फिर भी वो फैसला ले लिया, तो उसमें उसको रद्द किया जा सकता है आपका सर्टियोरी रिट जारी करके। अब लास्ट आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बिना किसी योग्यता के सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति सपोज दैट उनको वो अच्छे से कोई बोलेगा नहीं मैं BDO हूँ, है ना, मैं SDM हुए हूँ, बिना कुछ के,
तो उसके लिए ये रिट जारी कर दिया जाता है। समझ गए ना बात को। तो अब अनुच्छेद 35 देखते हैं। अनुच्छेद 35 क्या है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कानून सिर्फ संसद ही बना सकते हैं। अनुच्छेद 35 क्या है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई भी लॉ क्रिएट करना हो, बनाना हो, तो वो सिर्फ संसद ही बना सकते हैं। समझ गए ना। चलिए, तो इतना तक आपका हो गया। अब बात करते हैं भाई भाग 4 के जो नीति निर्देशक तत्व, तो उसको देखते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। और 38 क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। 38 क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 39 क्या है, भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन दोनों से पूछा गया, 38 से पूछा गया, 39 से। आपको लग रहा होगा एक ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुच्छेद 38 है कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणा है। और अनुच्छेद 39 क्या है कि कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित बातें हैं। समझ गए ना। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 क्या है कि काम पाने का अधिकार है, राइट टू वर्क है, ठीक है ना। अनुच्छेद 41 क्या है, काम पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 क्या है कि जो मिनिमम वेजेस है, न्यूनतम मजदूरी, कोई भी काम के लिए न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 43 में वर्णित है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता। और यहीं पर एक लिख लीजिए आप, जो 39 मैंने आपको बताया था। 38 क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित। यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। और 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 39 का ए आपका क्या है, 39 का ए आपका है, ये है कि कोई व्यक्ति सपोज दैट गरीब है ना, वो अगर कोई उस पर केस कर दिया या उसी ने किसी पर केस किया हो, तो कानूनी सहायता के लिए जो है, मतलब फ्री में उसको कानूनी सहायता दिया जाए। ये 39 के ए में, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता जो है उसको दिया जाए, अनुच्छेद 39 ए में वर्णित है। और एक ध्यान रख लीजिए, अनुच्छेद 39 का डी, ये भी पूछा गया है, हमने इसमें नहीं लिखा है इसलिए अलग से बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 39 का डी क्या है, समान काम के लिए महिलाओं और पुरुष को समान वेतन। समझ गए ना, समान काम के लिए समान वेतन महिला और पुरुषों को, 39 के डी में है ये। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे गए इसलिए मैंने लिख दिया। अब अनुच्छेद 45 क्या आपका है कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, 0 से 6 साल के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन अनुच्छेद 45 में है। 46 में बात करें तो राज्य जो है SC और ST का विकास करें। अनुच्छेद 47 क्या है कि राज्य अपने जनता का पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य का विकास करे। अनुच्छेद 47 क्या है कि राज्य जो है अपने जनता का जो उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर है और स्वास्थ्य है, पोषण स्तर, शिक्षा स्तर, हर एक चीज़ का विकास करे। और 46 क्या है, SC ST का विकास करे। 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। वही 48 के ए में क्या है, पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा है। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। और 48 के ए में या 48 को बोलिए, एक ही बात है, पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा। 49 क्या है कि राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा है, जो आपके मोनूमेंट्स हैं ना, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गए, आलाई का दरवाज़ा हो गया, या कुछ भी हो गया, कोई किला होगा, तो उनका संरक्षण करे सरकार। ये अनुच्छेद 49 में दिया गया। 50 में क्या है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, न्यायपालिका को क्या कार्यपालिका से अलग करना, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। वही 51 के क में क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखते हैं भाग 5, 52 से 151 आपका है। ध्यान रखिए, भाग 5 में क्या है, मैंने पहले बता दिया है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका जो है किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक, ये पूछा गया डायरेक्ट। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या है, संघीय कार्यपालिका है, ठीक है ना। अब संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका राष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपका मंत्री परिषद आ जाएंगे। और इसमें जो मैंने क्रम लिखा है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होंगे, फिर दूसरे ऊपर के उपराष्ट्रपति, मतलब कि वरीयता अगर दिया जाए, है ना, प्रियोरिटी दिया जाए, तो सबसे पहले संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा मंत्रिपरिषद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखिए। अब अनुच्छेद 52 देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या होगी कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। 54 क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब 55 क्या है इसका, 55 आपका है चुनाव का तरीका। 55 क्या है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा। और अनुच्छेद 57 क्या है कि पुनः निर्वाचन, फिर से चुनाव। 58 क्या है योग्यता,
58 क्या आपका योग्यता, 59 क्या है कि राष्ट्रपति के मतलब पदों के लिए क्या क्या शर्त हैं, है ना, और 60 में राष्ट्रपति शपथ लेगा, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। समझ गए ना बात को। चलिए, और अनुच्छेद 72 में क्या है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की क्षमता है, राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब अनुच्छेद 74 देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 क्या है कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद 74 में। समझ के बात को ना। और अनुच्छेद 75 की बात करें कि पीएम की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा होगी। ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अनुच्छेद 76 में बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया। वही अनुच्छेद 79 की बात करें तो संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 79 क्या आपका संसद से गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 80 आपका राज्यसभा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 81 आपका लोकसभा के बारे में बताया गया, यानी कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81, 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 85 की बात करें तो अनुच्छेद 85 क्या है कि संसदों के 17 आसन यानी कि सेशन जो है उससे संबंधित है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 87 क्या है, ये आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र उसके आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, यानी कि उनके सेशन को संबोधित करना, एड्रेस करना, है ना, अनुच्छेद 87 में। और अनुच्छेद 85 में क्या है कि संसद के 17 आसन, अनुच्छेद 85 में संसद के 17 आसन, 87 में संबोधित करना राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 89 क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं। अनुच्छेद 90 में क्या है कि राज्यसभा के उपसभापति के पद दिया गया। अनुच्छेद 90 में क्या है कि राज्यसभा के उपसभापति के पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 93 क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 108 क्या है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 110 क्या है कि मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। अनुच्छेद 112 बजट है। अनुच्छेद 117 क्या है, फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 क्या है, अध्यादेश जारी करना प्रेसिडेंट द्वारा। राष्ट्रपति जो है क्या करता है, 123 के तहत क्या करता है, आपका अध्यादेश जारी करता है। और 213 की अगर हम बात कर लें, 213 में अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल जारी करता है राज्य में। समझ गए ना बात को। चलिए, अनुच्छेद 124 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो अनुच्छेद 124 में वर्णित है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 124 के 2 में क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 124 का 2 क्या है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 124 के 2 के तहत। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं 125 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन है। 127 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य या विशिष्ट मामले के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं और ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही बनते हैं। समझ गए ना बात को, ये अस्थायी रूप से इनको नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 127 के तहत, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 129 में क्या है कि अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 141 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून जो है भारत के क्षेत्र के भीतर जो न्यायालय हैं उन पर क्या होगा, लागू होगा, बाध्यकारी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 141। 43 की बात करें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह के लिए बाध्यकार होता है। समझ गए ना, सलाह मांगता है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो कैग के पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 148 क्या, कैग के पद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 149 क्या, अच्छा 148 से लेकर 151, ध्यान रख लेगा, ये पूरा जो है कैग के बारे में बताया। किसके बारे में, कैग के बारे में बताया गया, ठीक है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक।
तो 148 में क्या है, इनका पद है। 149 में क्या है कि इनके कर्तव्य एवं शक्ति है, इनकी मोरल एंड पावर है ना, ड्यूटीज एंड पावर है। और 150 में क्या है कि संघ एवं राज्य वित्तीय खातों को, संघ एवं राज्य वित्तीय खातों को कैग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा तय करना, ये आपका अनुच्छेद 150 है। 51 की बात करें तो कैग द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो है सौंपना केंद्र में राष्ट्रपति एवं राज्य में राज्यपाल को। मतलब कि इनका काम ही होता है लेखा, जो ऑडिटर का काम करना। कैग का काम क्या है कि ऑडिटर का काम करना, लेखा जोखा का। तो ये अनुच्छेद 151 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपेंगे रिपोर्ट और राज्य में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेंगे 151 के तहत। तो 48 में इनका पद है, 49 में इनका कर्तव्य एवं शक्ति है, 50 में क्या है कि मतलब कि जो संघ एवं राज्य वित्तीय खातों हैं वो राष्ट्रपति द्वारा तय होगा, राष्ट्रपति की सलाह पर तय होगा। और 51 में क्या है, रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट तैयार करके केंद्र में राष्ट्रपति को देगा और राज्य में राज्यपाल को देगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका 152 से लेकर 167 तक है। संघ कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक थी, 52 से लेकर 78 तक, और राज्य कार्यपालिका 152 से लेकर 167 तक है। यहाँ तक क्या आपको क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ तक आप जो है क्लियर होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं 153 नंबर जो आपका है वो राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है, और 154 क्या है कि राज्यपाल मतलब कि जो आपकी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है ना वो राज्यपाल में निहित होगी। जैसे अनुच्छेद 53 यही तो था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। उसी तरह अनुच्छेद 154 क्या है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 155 क्या आपका नियुक्ति है राज्यपाल की। 156 में इसका क्या है, कार्यकाल है। देखिए 56 खाली बोलेगा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, 156 बोलेगा तो राज्यपाल का कार्यकाल। 157 में क्या है, योग्यता है। 157 में क्या है, योग्यता है, और खाली 57 में किसकी योग्यता थी, राष्ट्रपति की योग्यता थी। 159 में इनका शपथ है, किनका, राज्यपाल का। 161 में क्षमादान की शक्ति है, और राष्ट्रपति का 61 में क्षमादान की शक्ति था। समझ गए ना। चलिए 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और 123 के तहत कौन, राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश, बताया था मैंने। और 217 क्या है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देना। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को परामर्श देना, ये अनुच्छेद 217 है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। ठीक है ना। 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है, और 64 में क्या है कि सभापति राज्यसभा के होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 65 क्या है कि अगर इनके एब्सेंट डेथ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति का अगर डेथ हो जाए तो उस समय एब्सेंट, या राष्ट्रपति किसी कारण एब्सेंट चल रहे हैं तो उस समय संसद में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे, उपराष्ट्रपति ही बनेंगे। समझ गए ना बात को। चलिए 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है। 67 में क्या इनका कार्यकाल है, और 69 में क्या शपथ है। अभी 67A के तहत क्या दिया था, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, आपको पता होगा। ठीक ना, कुछ मंथ पहले, 7-8 मंथ हो गया होगा आई थिंक ना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। 163 में क्या है कि राज्य के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। 167 में क्या है कि सीएम का कर्तव्य है, उनका जो भी उनका काम करना है जो भी है। 168 में क्या है, विधानमंडल है। 169 में विधान परिषद है। 170 में विधानसभा है। ठीक है। चलिए 165 में क्या है कि जो एडवोकेट है, महाधिवक्ता, उसके बारे में बताया कि राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी होते हैं उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, उतना ही पावर के। ठीक है। 214 में क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होंगे, और 216 में क्या है कि हाईकोर्ट का गठन होगा। 226 में क्या है कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए राज्य क्या करेगा, रीट जारी करेगा, मैंने बताया था ना आपको। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए, और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जारी करता है रीट। समझ गए, मैंने गलती बोल दिया था, राज्य हाईकोर्ट जारी करता है रीट मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 226 में। ठीक है। और अनुच्छेद 231 क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्य एवं यूटी के लिए एक हाईकोर्ट। अनुच्छेद 231 क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्य एवं यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाईकोर्ट। ठीक है ना। चलिए
अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय देख लेते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये अनुच्छेद 233 से लेकर 237 में है, ठीक है। अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं 233 से लेकर 237 में है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 233 में क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है। इसकी नियुक्ति है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? तो भाई जिला न्यायाधीश राज्य में ही होते हैं, तो उसकी नियुक्ति करते हैं कौन? ये करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। और 235 मैंने बता दिया आपको। 235 क्या है कि हाई कोर्ट क्या है कि जो उनके सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उन पर वो कंट्रोल रखते हैं कि कुछ अलग वो फैसला ना ले ले, ठीक है ना, या कुछ वैसा काम करे जो उसके अधिकार में है ही नहीं। तो 235 में क्या है कि हाई कोर्ट क्या करता है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट पर नियंत्रण रखता है। और 233 क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें, और उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना, पूछता है। अब भाग 7 जो आपका अनुच्छेद 238 रद्द कर दिया गया था 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसी समय मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अब भाग 8 में क्या आता है? संघ राज क्षेत्र, ये सब मैंने बता दिया है। भाग वाले में 239 से 42 अनुच्छेद इसमें आते हैं। 239 नंबर अनुच्छेद क्या है? ये है कि इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? यूटी पर शासन करते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पर शासन करते हैं, या वहाँ पर प्रशासक कोई वो मतलब नियुक्त करते हैं, ऐसा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपोर्टेंट 239 का ए ध्यान रखिएगा। 239 का ए जो है, पुदुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानमंडल, स्थानीय विधानमंडल का गठन किया गया संसद के द्वारा, मतलब संसद कर सकता है। 239 का ए में पुदुचेरी में स्थानीय विधानमंडल का गठन कर सकता है संसद। और 241 ध्यान रखिएगा। 241 क्या आपका है? 241 आपका है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट 241 में है। और 239 का एक क्या है कि पुदुचेरी में स्थानीय विधानमंडल का गठन संसद कर सकता है, ठीक है। चलिए अब भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है 243 से लेकर 243 ओ तक बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखते हैं इधर अपना 249 क्या है? राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। 262 क्या है? जल नदी विवाद। 263 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। 266 क्या है? संचित निधि, ठीक है। 267 क्या है आपका? आपातकालीन निधि। 280 क्या है? वित्त आयोग की स्थापना। 300 का एक क्या है? संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 तक, उसमें बताया था मैंने आपको। 300 के ए में इसको जोड़ा गया। 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। 315 क्या है? यूपीएससी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी 315 अनुच्छेद में दिया गया है। 330 में क्या है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण। और 332 में क्या है कि विधानसभा में SC ST का आरक्षण। देखिए 330 में लोकसभा में SC ST आरक्षण, 332 में विधानसभा में SC ST आरक्षण, ठीक है ना। और 338 अनुच्छेद क्या है कि शेड्यूल कास्ट आयोग बनेगा। क्या बनेगा? शेड्यूल कास्ट कमीशन बनेगा। और 338 के ए में शेड्यूल ट्राइब आयोग, और 338 के बी में जो OBC है मतलब बैकवर्ड क्लास का आयोग बनेगा। तो 38 में 338 में शेड्यूल कास्ट, 338 के ए में शेड्यूल ट्राइब, 338 के बी में बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके। तो अनुच्छेद जो भी इम्पोर्टेंट था सारा चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप बात आता है कि संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन जो है, देखिए एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि संविधान संशोधन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है ना। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। परसों मैंने करा, परसों नहीं 5 दिन पहले मैंने संविधान संशोधन का वीडियो डाला था। 1951 से लेकर 2026 तक जितने भी संविधान संशोधन है सारा मैंने वीडियो डाला था 5-6 दिन पहले, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, कृपया करके आप उसमें से देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा बोलने में हमको नहीं बढ़ रहा है, भूख लग गया बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाता हूँ ना, तो आप उसको जब वीडियो ऑलरेडी है 5 दिन मैंने पहले रिकॉर्ड किया ही था, तो उसके बाद देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी स्पीड करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ।